ये देखो सॉन्ग का कुछ इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियसली बार्क में एनपीसीआई पीएसयूज में ये सब पूछा गया है। ईएससी के इंटरव्यू में ये सब पूछा गया होगा, ठीक है। फोर्स और लोड के बीच का डिफरेंस क्या है, तो देख लो फोर्स क्या होता है। फोर्स कोई एम मास का बॉडी है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और एक फोर्स जो है अर्थ लगा रहा है इसमें, तो दोनों फोर्स में डिफरेंस क्या है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है एंड लोड इज नथिंग बट द कॉन्टैक्ट फोर्स। वेराज फोर्स के अंदर जो होता है वो अर्थ अर्थ भी इस पे फोर्स लगा रहा है, बट दैट इज नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज ड्यू टू फील्ड, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फोर्स जो है एक बड़ा सेट है, ठीक है, जिसके अंदर लोड एक सुपर सेट है फोर्स, और लोड उसका एक पार्ट है, ठीक है। क्या स्ट्रेस जो है फोर्स की वजह से ही सिर्फ आता है या लोड की वजह से भी आता है। सिर्फ लोड की वजह से आता है। मैक्सिमम लोग को तो यही लगता है कि अर्थ के कारण इस पे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है। बेसिकली अर्थ के वजह से भी इस बॉडी पे स्ट्रेस इंड्यूस होता है, उसको कहते हैं बॉडी फोर्स, ठीक है। लेकिन ये अभी हम लोग के स्कोप से बाहर है, ठीक है। एलिमेंट्री स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसको नहीं पढ़ना, ठीक है। So load is basically the contact force, whereas in force, contact plus non-contact both are under the category of force. स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में क्या अंतर है। बेसिकली स्ट्रेस क्या होता है, अगर हम किसी भी बॉडी को लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इस लोड के कारण, ये थोड़ा ध्यान से समझना, इसका बॉन्ड्स को इमेजिन कर लो स्प्रिंग की तरह, ठीक है। लोड के कारण ये स्प्रिंग जो है डिफॉर्म हुआ, बेसिकली हर ऑब्जेक्ट, हर चीज दुनिया का मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। उसको छेड़ दोगे तो फिर वापस अपने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को रिस्टोर करना चाहेगा। देखो ये बॉल अपना चुपचाप यहाँ बैठा था, इसको पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया गया, वापस से इसको रिस्टोर करना चाहेगा, ठीक है। यहाँ तो कुछ उल्टा ही है, ये बॉल यहाँ पे स्टेबल था, ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी यहाँ पे क्या है कि बॉल जो है यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया दिया गया है, ठीक है। अब ये तुरंत अपना पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर करने के लिए नीचे भाग जाएगा, ठीक है। यही तो है न्यूटन का जो लॉ है कि बॉल को फेंकते हैं तो ऊपर क्यों नहीं जाता है, ठीक है, नीचे क्यों आता है, क्योंकि नीचे आने से इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। तो हर चीज अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहता है, ठीक है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स इस शेप का क्यों रहता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी इस शेप में मिनिमम है। तो हर चीज अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ भागता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड था बेचारा अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे बैठा हुआ था, ये लोड जो है उसको क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। कुछ डेल्टा एक्स अमाउंट से डिफॉर्म कर दिया इसको, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसके अगेंस्ट कि नहीं मेरे को अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे जाना है, ठीक है। और वही रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बेसिकली मटेरियल का अंदरूनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसी स्ट्रेस का पीक वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, इतना लोड भी मत लगा दो कि पता चला कि बीच से मटेरियल टूट गया, ठीक है। इसका पीक वैल्यू स्ट्रेंथ कहा जाता है, ठीक है।
तो स्ट्रेस जो होता है बॉडी में मे बी इट कैन बी जीरो। अगर लोड अप्लाई नहीं कर रहा है तो स्ट्रेस जीरो है। पर स्ट्रेंथ क्या लोड पे डिपेंड करता है क्या? लोड अप्लाई करो नहीं करो, अगर मटेरियल बता दिया गया है कि माइल्ड स्टील का है, एल्यूमिनियम का है, इसका स्ट्रेंथ फिक्स हो गया बॉस। और क्या डिफरेंस है इसमें? एक डिफरेंस तो इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। बाकी डिफरेंस अगर मेरे को याद आएगा इसके बाकी क्वेश्चन के दौरान तो बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी मेरे को तुम ही ध्यान में आ रहा है। और क्या डिफरेंस है इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में? एक डिफरेंस इसमें कुछ और ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस जो होता है वो तुम्हारा टेंसर होता है, ठीक है। पर स्ट्रेंथ कोई क्वांटिटी तो स्ट्रेंथ, एक मिनट, मेरे हिसाब से अभी दो ही डिफरेंस है इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, ठीक है। मेजर डिफरेंस यही है, ठीक है। अच्छा, एक डिफरेंस और जो मेरे को याद आ रहा है वो ये है, स्ट्रेंथ कैन बी easily measured whereas stress there is no device which can measure stress, ठीक है। तो स्ट्रेस मेजरिंग कोई डिवाइस ही नहीं है, ठीक है। और स्ट्रेंथ को नापने के लिए अपने पास यूटीएम है, ठीक है। स्ट्रेस और प्रेशर में अंतर क्या है? देखो स्ट्रेस तो अंदरूनी चीज है, ठीक है, इंटरनल फेनोमेना है, ठीक है। वहीं प्रेशर क्या है? प्रेशर देखो बेसिकली क्या है, इट इज द नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर कोई फोर्स तिरछा एक्ट कर रहा है तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट, ये कंपोनेंट बेकार है, ठीक है, ये कोई प्रेशर में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया में प्रेशर है, ठीक है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज बेसिकली द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड एंड but pressure is basically the normal force acting on a body per unit area, ठीक है। प्रेशर क्या है कि stress is basically the internal phenomena. It is a kind of internal phenomena in which atoms offer resistance against external applied load, ठीक है। बट प्रेशर इज बेसिकली प्रेशर जो होता है फ्लूइड्स में ज़्यादा डिफाइन किया जाता है, ठीक है। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्लूइड्स में डिफाइन करें, हम सॉलिड में भी कर सकते हैं। स्ट्रेस जो होता है टेंसाइल, शियर, कंप्रेसिव हर नेचर का हो सकता है, पर प्रेशर सिर्फ कंप्रेसिव नेचर का ही होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। स्ट्रेस को हम लोग मेजर कर सकते नहीं, मेजर कर सकते, कांट बी मेजर।
but pressure, there are devices like barometer, manometer and falana dhimkana which can measure pressure. और क्या है, stress is basically tensor, pressure is scalar. ठीक है, widely used in fluid mechanics, widely used in solid mechanics. वाइडली यूज नहीं है, फ्लूइड मैकेनिक्स का टर्म है. प्रेशर ज्यादातर हम लोग इंटरमोलिकुलर कोलिजन के कारण आता है. ठीक है, तो फ्लूइड में ज्यादा डिफाइन, पर ऐसा नहीं कि सॉलिड में इसको डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, अगला क्या है, विच मटेरियल शोज यील्डिंग. अच्छा, ये थोड़ा ढंग का सवाल है. तो ये समझ में आ गया, स्ट्रेस प्रेशर बस कुछ नहीं है, नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया. अच्छा, ये चीज भी वहाँ हाईलाइट कर सकते हैं कि इस लोड के कारण, ये जो लोड था ऐसे, इसका नॉर्मल कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कोई प्रेशर में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, पर ये कंपोनेंट स्ट्रेस में कंट्रीब्यूशन जरूर दे रहा है, जिसका नाम है शियर स्ट्रेस. ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल शोज यील्डिंग. ठीक है, अब यहाँ देखो क्या, यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ कूद कूद के लोग बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल, जो कि गलत हो जाएगा. देखो, यील्डिंग का मतलब क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट प्लस अपर यील्ड पॉइंट प्लस डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोड. ठीक है, अब तुमने कह दिया कि भाई डक्टाइल मटेरियल शोज यील्डिंग. ठीक है, तो एल्यूमिनियम इज वेरी डक्टाइल. वेयर इज द यील्ड पॉइंट? Aluminum does not show yield point phenomena. ठीक है, so every ductile material does not show yield point phenomena. ठीक है, अब एक्चुअली में थोड़ा सा मटेरियल साइंस का टॉपिक हो जा रहा है. yield point phenomena वही मटेरियल शो करेगा जिसमें कार्बन जो है लिमिटेड क्वांटिटी में है. ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट्स. ठीक है, ठीक है, लाइक माइल्ड स्टील यील्ड पॉइंट फेनोमेना शो करता है, कास्ट आयरन नहीं करता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्बन बटेरे अमाउंट में प्रेजेंट है. कास्ट आयरन में कार्बन एक लिमिटेड क्वांटिटी में रहना चाहिए. ठीक है, और ये रहा बात एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम तो नॉन फेरस अलॉय है. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन सेंट वेन एंड स्प्रिंग. तो बेसिकली यहाँ क्या आंसर देंगे कि यील्ड पॉइंट फेनोमेना इज शोन लोअर यील्ड पॉइंट, upper yield point and elongation under constant stress. The phenomena occurs in ductile material in which major alloying impurity occupies the interstitial site. ठीक है, ये आंसर इसका प्रॉपर होगा. Every ductile material does not show yielding. Only that ductile material will show yielding in which major alloying impurities
is present at interstitial site, ठीक है, and that too in the limited quantity, बहुत भटेरे में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इसमें नहीं है इस कैटेगरी में, ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम के लिए यील्ड पॉइंट हम लोग जबरदस्ती डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, ऑफसेट मेथड होता है, 0.02% का ऑफसेट लेकर के यहाँ से पैरेलल लाइन बनाते हैं, यहाँ कट करता है, यही तो है इसका यील्ड पॉइंट, ठीक है। इसको प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। फालतू हटाओ उसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो एल्यूमिनियम में ही लटके जाएगा, ठीक है। प्रूफ स्ट्रेस भी समझ में आ गया हो, 0.02 का ऑफसेट वहां लिया जाता है, ठीक है। सेंट वेनेंट प्रिंसिपल हमारा आखिरी आज का होगा, ठीक है। अच्छा नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेन लोड सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले लोड आएगा, फिर उसके बाद स्ट्रेन आएगा, उसके बाद स्ट्रेस इंड्यूस होता है, ठीक है। एक्सप्लेन सेंट वेनेंट प्रिंसिपल, छोटा सा चीज है, देखो, तो इनपुट लोड होता है, आउटपुट डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, स्ट्रेन यानी डिफ्लेक्शन। लेकिन जब हम लोग लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाते हैं तो लोड को वाई एक्सिस पे रखते हैं, वाई एक्सिस पे हमेशा आउटपुट रखा जाता है, ठीक है। अगर लोड एक इनपुट है तो उसको वाई एक्सिस पे क्यों रखें, ठीक है। इस इसका आंसर ये है कि लोड नहीं, रेजिस्टिंग फोर्स होता है, एंड सिंस रेजिस्टिंग फोर्स और लोड इक्वल होता है इसीलिए उसको वाई एक्सिस पे रख देते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस है बेसिकली, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में हम लोग पी लोड लगाए तो रेजिस्टेंस रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये के एक्स और पी तो है तो बराबर ही, इसीलिए ये लोड नहीं, यहाँ रेजिस्टिंग फोर्स आउटपुट है, ठीक है। इनपुट में डिफ्लेक्शन आया लोड के कारण, और उस डिफ्लेक्शन के कारण क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया तो वापस से रिस्टोर करना चाहेगा अपने पोटेंशियल एनर्जी, उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, और वो रेजिस्टिंग फोर्स लोड के बराबर होता है, इसलिए इसको वाई एक्सिस में दिखाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन था, लिए नहीं लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेंट वेनेंट प्रिंसिपल कुछ नहीं है, देखो, अगर तुम किसी मटेरियल पे लोड पी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो सेंटर वाला फाइबर है, तुमको नहीं लगता सेंटर पे ही अप्लाई कर रहे हैं, सेंटर वाला जो फाइबर है ये ज्यादा इलोंगेट होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर फाइबर्स। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस का इंटेंसिटी है एट द टॉप, मतलब जहाँ पे लोड अप्लाई किया गया है या फिर कंप्रेसिव लोड लगाया है, तो ये ज्यादा धंस जाएगा, ठीक है, ये फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन सबसे मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक सेक्शन लें तो यहाँ पे जो इंटरनल फोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्म नहीं होगा, सेंटर वाले पे ज्यादा रेजिस्टिंग फोर्स आएगा, ठीक है। तो बहुत लोग को आदत होता है, गलत आदत है, सिग्मा इज इक्वल्स टू पी बाई ए, अरे गलत हो जाएगा भाई, यहाँ पे पी जो है, पी लोड जो है, हाँ, ये पूरे का समेशन सिग्मा इज इक्वल्स टू पी जरूर है, ठीक है, पर ये पी भाई ये तुम तभी लिख सकते हो जब ये पूरा क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेंट वेनेंट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन वेनिसेस आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस, ठीक है, मतलब सेंट वेनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एंड कंडीशंस का इफेक्ट जो होगा वो कुछ दूर के बाद देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब कुछ दूर के बाद बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तुम सिग्मा इक्वल टू पी बाई लिख सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और आंसर कर दिया जाए, कहाँ गया यार क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड लोड डिफ्लेक्शन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया जो है वो बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देता है,
वेयर एज लो डिफ्लेक्शन कर्व का एरिया सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी देता है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं मॉड्यूलस। अब रखते हैं, बाकी बाद में करेंगे।